नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य अनुसंधान की। ये मुद्दा समय की जरूरत है। इस मुद्दे पे चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने सोमवार को लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्वास्थ्य में अनुसंधान के लिए सीमित बजटीय आवंटन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में धीमी प्रगति के पीछे एक प्रमुख कारण है। कोविड संक्रमण के अनुभव और उभरती चुनौतियों का उल्लेख करते हुए संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को बजटीय आवंटन 2025-26 तक कुल स्वास्थ्य बजट का कम से कम 5% और जीडीपी का 0.1% तक बढ़ाना चाहिए। रिपोर्ट में संसदीय समिति ने कहा है कि भले ही देश के प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी आईसीएमआर के लिए बजटीय आवंटन में पिछले 4 वर्षों में वित्तीय वर्षों में बढ़ोतरी की गई हो, लेकिन ये लगातार बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। असल में देश स्वास्थ्य के मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे संचारी रोगों में वृद्धि, उच्च रक्तचाप, कैंसर और गंभीर कुपोषण। देश के विभिन्न हिस्सों में अनीमिया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुसंधान पर 1300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट और स्वास्थ्य अनुसंधान से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, जो सांसद हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संसदीय समिति है उसके सदस्य हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर जी से, जो डॉक्टर सीजी पंडित नेशनल चेयर से आईसीएमआर से संबंधित हैं। आपका स्वागत है बहुत बहुत। और साथ ही डॉक्टर सुनीला गर्ग जी से हम बात करेंगे, जो अध्यक्ष हैं कार्यक्रम सलाहकार समिति NIHFW से। आपका स्वागत है सुनीला जी। लेकिन शुरुआत अनिल जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि बात संसदीय समिति की है जो स्वास्थ्य से संबंधित है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी बदलाव देश में देखा गया है, लेकिन मुद्दा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान का है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, संसदीय समिति ने हमेशा ये कोशिश की है कि देश के जितने भी नागरिक हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य मिले, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो बढ़ी हैं। इस पीरियड में कोविड जैसी महामारी भी आई, जिसमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने बहुत मजबूत से लड़ाई लड़ी है। और आप देखिए, कोविड-19 के प्रकोप से बचाने के लिए सभी को मुफ्त टीके दिए गए हैं। भारत में कोविड का जो सफल लड़ाई लड़ी गई है, उसके पीछे में देश के डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उस समय जब पूरी दुनिया परेशानी में थी जी। और लोग ये समझते थे कि कोविड हिंदुस्तान में कैसे कंट्रोल होगा, बखूबी हमने करके निभाया है। और उस समय आईसीएमआर और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया है। जहां तक बजट का मामला है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने अनुसंधान जितने केंद्र हैं, मेडिकल रिसर्च सेंटर, सबके लिए बजट बढ़ाया गया है। जी। और हमारी निरंतर कोशिश है कि देश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य मिले, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने और भी काम किया है, जिसमें कि आयुष्मान कार्ड है, जो एक बहुत बड़ी स्कीम है। देश में 50 करोड़ से लोगों को मुफ्त लगभग पूरा जो है इलाज मिल रहा है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो माननीय मोदी जी का देश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य देने के प्रति कमिटमेंट को स्पष्ट दर्शाता है। जी। लेकिन अनिल जी, जो बात इस संसदीय समिति ने कही अपनी रिपोर्ट में कि चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में धीमी प्रगति के लिए बजटीय आवंटन जो है वो एक प्रमुख कारण है। क्यों ये बजटीय आवंटन की जो बात कही जा रही है वो क्यों कही जा रही है? और पिछले 4-5 सालों में अगर बजट आवंटन बढ़ा है तो क्या पीछे नजरअंदाज किया गया इस पहलू को? नहीं, निश्चित रूप से माननीय मोदी जी से पहले जो नेतृत्व रहा है,
जो सरकारें रही हैं उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था। हमको तो विरासत में वो सब चीजें दी जिसको सुधारने में ही समय लग रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेजों की संख्या देश में दुगनी हुई है। अगर सीट्स देखें चाहे पैरा मेडिकल की हो, ग्रेजुएशन लेवल की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की हो, सब में सुधार हुआ है। सबकी सीटें लगभग लगभग दुगनी हुई हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें विरासत में मिली थी, उसको हम बेहतर करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। जी। डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मुद्दे को, क्योंकि जो सरकार है, केंद्र सरकार जो है वो अनुसंधान पे खासा जोर दे रही है। उसके लिए बजट में भी अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, लेकिन संसदीय समिति की ये जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करती है कि देश का जो बजटीय आवंटन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो अनुसंधान की दृष्टि से कम है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? एक हमको मैं शायद बोलूंगा जी। ना, अगर आप पिछले 4-5 साल 5 साल के पहले के अगर देखें और आईसीएमआर का बजट या इवन हम समझे डीबीटी का बजट, ये सब मिला के अगर हमने देखा है तो वो बहुत निग्लिजिबल है। अब दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स के बजट देखिए, उसके हिसाब से ना इतना ज्यादा नहीं था। आप इस हिसाब से अगर देखें तो हम इवन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, 1300 करोड़ रुपया जब बोलते हैं तो पूरी पॉपुलेशन मेरी 1.4 बिलियन यानी 140 करोड़ पॉपुलेशन के लिए हम ये 1300 करोड़ का बजट देते हैं। अब इसका ये हम समझ सकते हैं कि पिछले 4-5 साल में हमारी इकोनॉमी इतनी सुधर गई ना, थोड़ा हमारे पास पैसा आया है। पुराने समय पे हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था, शायद ना वो पैसा हम उतना हेल्थ सेक्टर में लगाए नहीं होंगे। हमको इसका परिणाम देखना है। परिणाम ये होता है कि ये एक किस्म का विशियस साइकिल होता है ना। मैंने अगर रिसर्च में पैसा नहीं डाला तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे देश में इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो सारी दुनिया से शायद अलग भी हो सकते हैं ना, उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, उसका नेचर थोड़ा सा अलग होगा, उसको हम कुछ कर नहीं पाते हैं। अब हर चीज के लिए हम अगर वेस्टर्न या जो डेवलप देश हैं उनके तरफ अगर हम देखें तो वो हमारे जो रिसर्च हमारे यहाँ जो लगती है, जैसे लेप्रेसी की रिसर्च बोलिए या काला आजार के ऊपर हमको रिसर्च करना है, उसके ऊपर कौन रिसर्च करेगा ना, वो तो हमको करना है। और आज अगर हमारा देश ना ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज का सबसे बड़ा लीडर करके माना जा रहा है, तो हमको ये सारे देशों की जो समस्याएं हैं उसके लिए हमने कुछ न कुछ तो कंट्रीब्यूशन करके उनको भी साथ में लेके उनको हमारे तरफ से जो भी हम कर सकते हैं रिसर्च, उसका फायदा दिलाने की हमको कोशिश करना है। अगर हम आज इन्वेस्ट ना करें तो हमको ये भी समझना है कि हमको रिसर्च कैपेसिटी जो होती है जी। उसमें हम इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे। आमतौर पे लोग क्या बोलते थे कि इसमें हेल्थ सर्विस डिलीवरी पे सारे डॉक्टर सर्विस डिलीवरी में जाना चाहते हैं, रिसर्च का एरिया ये थोड़ा सा स्लो होता है ऐसे समझते हैं। और उसका आइडियल सॉल्यूशन ये है कि फिजिशियन साइंटिस्ट बनना चाहिए। यानी हमारे पास जितने अलग अलग किस्म की बीमारियां आती है, अगर वही डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में बैठ के या कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठ के वो अलग पेशेंट्स देखता है, उसको कुछ अलग दिखाई देता है, उसको अगर मुझे मोटिवेट करना है तो हमको ये रिसर्च के ऊपर जब तक हम इन्वेस्टमेंट न बढ़ाए, जी। रिसर्च कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जब तक हम इन्वेस्टमेंट ना करें तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। और हमने कोविड के समय हमने ये भी बताया कि हम वैक्सीन बना सकते हैं, नए डायग्नोस्टिक किट्स बना सकते हैं। आप अगर देखें तो निपा और जीका जब आया तो उसके साथ में हमने 2 अलग-अलग किट्स बनाए हैं आईसीएमआर में कि जो दुनिया में कहीं नहीं है। जी जैसा डॉक्टर। निपा फीवर जी के बिल्कुल अगेंस्ट डॉक्टर पॉइंट ऑफ डॉक्टर रमन, इसके और भी पहलू उन पे भी मैं चर्चा करूंगा। सुनीला जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कोविड-19 महामारी के चलते कई चुनौतियां उभर के सामने आई। ये बात ठीक है कि सरकार ने तमाम तरह के प्रबंधन किए और देश ने कोविड पर काबू पाया, बहुत कम से कम नुकसान हुआ
और कई अनुसंधान उभर के सामने आए, उसमें एक वैक्सीन भी शामिल है जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि अगर बात स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान की है तो साथ ही जो समिति है, संसदीय समिति है, उसने इस बात को भी कहा है कि जो सार्वजनिक निवेश है वो अपर्याप्त है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया कि कोविड-19 में हमने डट के मुकाबला किया, उसके बहुत सारे कारण थे, केवल एक रिसर्च का मुद्दा नहीं था। उसमें मैं कहूँगी कि उसमें हमारी लीडरशिप गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग थी, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हमारे मिल के आए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम थी, या हमारा ICMR था, या नेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल था, या हमारी वैक्सीन इंडस्ट्री थी। सब लोग मिल के आए। हमने टेलीमेडिसिन का भरपूर उपयोग किया, हमने डिजिटलाइज किया जहाँ जहाँ ज़रूरत थी। हमारे को जहाँ ऑक्सीजन की कमी पड़ी, हमने ऑक्सीकेयर ऐप का भी इन्वेंशन किया, और हमने देखा कि कोई भी पेशेंट्स, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को अगर हम कवर कर सके तो इससे टेलीमेडिसिन का माध्यम का हमने उपयोग किया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें सुधार हुआ है, परंतु आज हमारी ज़रूरत क्या है? क्वालिटी ऑफ केयर की। क्वालिटी ऑफ केयर यानी कि अच्छी से अच्छी सुविधा, जो मरीज़ हमारे आउटडोर पेशेंट में आता है या भर्ती होता है या हमने कम्युनिटी तक जाना है, तो हमें सभी को एक क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करनी होगी, जिसके लिए रिसर्च यानी कि अनुसंधान का साथ ही साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे हेल्थ सिस्टम्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि कोविड पेंडेमिक ने ये भी बताया कि बहुत ज़रूरत है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की, जिसमें कि मैंने आपको बताया लीडरशिप गवर्नेंस है, या हमारी मैन पावर की ट्रेनिंग है, या हमारे हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंसिंग है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आज अगर हम अनुसंधान पे ज़्यादा जोर देंगे, और मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, या हमारे बाकी कॉलेजेस हैं, यंग माइंड को बहुत ज़रूरी है कि हम रिसर्च के मुद्दे से उनको उसमें इन्वॉल्व करें, ताकि उनका एनालिटिकल माइंड स्टिमुलेट हो और वो बियॉन्ड अपने रूटीन कार्य से सोचें। क्योंकि हम देखते हैं कि न्यूक्लियर हमारा एरिया है या हमारे बाकी एरियाज़ हैं, हम काफ़ी खर्चा करते हैं शोध पे। ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी डे टू डे लिविंग से या हमारी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं, और आज हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन होती जा रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा मेल न्यूट्रिशन भी काफ़ी मात्रा में है। तो एक तरफ हम मेल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, माँ और बच्चों की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम कैंसर्स की बात करते हैं। तो जब तक हम अनुसंधान साथ ही साथ सर्विसेज के साथ नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। आज हमारी ज़रूरत है कि हम विश्व में रिसर्च क्षेत्र में भी आगे से आगे कदम रखें, ताकि हम बेसिकली जो ग्लोबल लेवल पे रिसर्च है वो हमारी इंडिया जो है हमारे पास क्षमता है और हम इस रिसर्च को कर सकते हैं। और पर दूसरा मुद्दे पे भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि केवल ये बजट की बात नहीं है, बजट को यूज़ करने वाली भी बात है। तो हमें ये भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि जो हम बजट रिसर्च के लिए एलोकेट करते हैं उसका सही मात्रा में उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। जी बात आती है, जब बजट की हम बात करते हैं तो पीपी मॉडल जैसी नीतियां भी उभर के सामने आती हैं, तो उस पहलू को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की भी अपनी एक लिमिटेशंस हैं, अपनी एक सीमा है। जाहिर तौर पे सरकार अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर पीपी मॉडल इसमें आता है, उस पहलू को आप कैसे देखती हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, केवल गवर्नमेंट सेक्टर हर एक सुविधा को केटर नहीं कर सकता, और तो यहाँ पे ज़रूरत है हमारे प्राइवेट सेक्टर की क्लोजली साथ वर्क करने की। क्योंकि मान लो एक ज़िले की पॉपुलेशन हमारी 25 लाख है और हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अच्छे से अच्छे उसमें अगर 15 से 20 लाख को केटर करता है, तो बाकी जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान रहेगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि साथ ही साथ हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमने देखना चाहिए कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा एक मनुष्य है जो जिसका कि हम स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और जो रिसर्च का मुद्दा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे पब्लिक सेक्टर है, क्योंकि रिसर्च हमें स्टिमुलेट करता है कि हमें इससे आगे कहाँ जाना है। तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एक अहम मुद्दा है। और ये मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं,
चाहे वो आई से रिलेटेड है, चाहे वो मदर और बच्चे से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे युवाओं से रिलेटेड है या हमारे बुजुर्गों से रिलेटेड है, क्योंकि सारे इनके लिए हमारे नेशनल प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा उसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी है। तो इसकी तरफ सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और हमने सीमा भी तय की है कि अगर वो CGHS रेट्स हैं उसको लेके हमने बताया है कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो इतना उसको रेट देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का जो मुद्दा है अनुसंधान की दृष्टि से स्वास्थ्य के क्षेत्र में खासा महत्वपूर्ण है। अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्योंकि संसदीय समिति की रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि भारत में अनुसंधान के लिए जो आवंटित बजट किया जाता है उसका अधिकांश हिस्सा आमतौर पर परमाणु अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष अनुसंधान पर अधिक खर्च होता है, जबकि स्वास्थ्य जैसा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, उतना वित्त पोषक नहीं होता है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, आज भारत की स्थिति सारी दुनिया के सामने है। हम लोगों ने इस क्षेत्र में भी इम्प्रूवमेंट किया है और अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बजट बढ़ा है। एक चीज का मैं जवाब और देना चाहूंगा जो बार बार आपके यहाँ आ रहा है कि साहब इस साल स्वास्थ्य का बजट घटाया गया है। हकीकत यह है कि ऐसा नहीं है। पिछले सालों में जो वैक्सीन का जो बजट था, जी, अब वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है तो उतना अमाउंट कम हुआ है। ओवरऑल अगर आप माइनस वैक्सीन का पैसा लगा कर देंगे, वैक्सीन के लिए भी दिया गया है लेकिन उतने की आवश्यकता नहीं है जितनी पहले थी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया गया है और स्वास्थ्य में पब्लिक जो पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, निश्चित रूप से वो एक सराहनीय कदम है जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने, सरकार ने उठाया है। और भारत अभी उभरती हुई इकोनॉमी है। आज हम 5वीं इकोनॉमी बने हैं। जैसे जैसे देश का अर्थतंत्र मजबूत होगा, रेवेन्यू ज्यादा आएंगे, निश्चित रूप से जो रिसर्च हैं उन पे पैसा ज्यादा खर्च होगा। लेकिन आप देखिए देश की स्थिति आज उतनी जो है, जो मैक्सिमम हो सकता है वो बजट आवंटित किया है स्वास्थ्य रिसर्च के क्षेत्र में। जी। बिल्कुल डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा इस पहलू को, क्योंकि बात अक्सर इस बात को लेकर चर्चा होती है कि स्वास्थ्य या शिक्षा के क्षेत्र में शायद आज़ादी के बाद अनुसंधान की दृष्टि से उतना बजट नहीं दिया गया और अगर देखें तो 14 से पहले की स्थिति, 14 के बाद की स्थिति, कई क्षेत्रों में बहुत अंतर दिखाई देता है। ये बात ठीक है कि देश में कई योजनाएं केंद्र सरकार ने शुरू की हैं, लेकिन जो बजट का मुद्दा है, खास तौर से पीपी मॉडल की मैं बात कर रहा हूं कि हम सरकार पे ही केवल बात छोड़ दें, यह भी उचित नहीं है। समिति ने इस बात को कहा है कि सार्वजनिक रूप से निवेश अपर्याप्त है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मैं उसके ऊपर ज्यादा बोलूंगा नहीं कि आजादी के बाद क्या हुआ, अभी कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी तो हमारे पास थोड़ी हमारी इकोनॉमी सुधर रही है जी, ना, एकदम पूरा अगर हम कंपैरिजन करने ले तो वो शायद बहुत कठिन हो जा सकता है। अब रहा सवाल ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो आप बोल रहे हैं, एक हमको समझना चाहिए, कोविड में हमने ये लिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये जरूरी है। अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिर्फ सर्विस डिलीवरी तक उस कोविड के दौरान हमने मर्यादित नहीं रखा। हमने कोविड के इसमें इंडस्ट्री और एकेडेमिया उनके साथ में भी पार्टनरशिप करने लगा है। जैसा आपने एक देखा, जैसे वैक्सीन बनाने में ICMR आगे आई और भारत बायोटेक भी आगे आया। हम कोविशील्ड बनाने में जब निकले तो कोविशील्ड को हमने सारा वैक्सीन ट्रायल का जो सपोर्ट था, वैक्सीन ट्रायल करने के लिए वो देने के लिए हम तैयार हो गए थे। नहीं, बोलने का मकसद ये है कि ये सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हम सिर्फ सर्विस डिलीवरी की तरफ ना देखे, हमने रिसर्च में भी अगर देखा तो हमने काफी उसमें इम्प्रूवमेंट किया है और जैसे समय जाएगा वो और सुधरती जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जो बात है कि क्या ये बजट कम हो रहा है, हमारा ये जब हम सोचते हैं तो हमको एक समझना है कि पिछले 2 साल जो कोविड की वजह से हमको पैसा जो खर्चा करना पड़ा, वो एक किस्म का यानी करने की जरूरत थी इसलिए करना पड़ा।
अब मैं अगर उसका कंपैरिजन पिछले सालों से करूं, जब प्री कोविड एरा में क्या खर्चा कर रहे थे, तो आज जो बजट है वो काफी ज्यादा है, इसमें शक नहीं है। लेकिन हमको जो इन्वेस्ट करना है, वो सबसे बड़ा रिसर्च कैपेसिटी तैयार करना है। वो हॉस्पिटल लेवल पे रहे, मेडिकल कॉलेज के लेवल पे रहे। तो हम जितना पैसा डालेंगे, ज्यादा पैसा, तो उसको एब्सॉर्ब करने की भी ताकत जो लगती है, वो सिस्टम में आ जाएगी और हम काफी कुछ कर पाएंगे। ये जो नया इरा है, जिसमें हम देखा अपने देश में, अगर कहीं भी इन्वेस्ट करें, भले वो स्पेस में था, स्पेस के रिसर्च के बारे में आपने बोला, लेकिन स्पेस में अगर फंड अच्छे आए तो उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ। जी। हमको हेल्थ को, जो कोविड की वजह से इम्पोर्टेंस आया है, उसको समझ के हमने अगर ज्यादा पैसा लगाया, तो शायद हेल्थ में भी उसी किस्म का वर्ल्ड लीडर्स का स्टेटस कम से कम ये जी, जो लेस बिल्कुल। डेवलप्ड समिति कंट्रीज ने, के अंदर संसदीय हम कर समिति ने पाएंगे। इस बात को माना है कि अगर अनुसंधान, खासतौर से अंतरिक्ष, रक्षा और इन क्षेत्रों में अगर पैसा अनुसंधान के लिए दिया गया सरकार की तरफ से, तो परिणाम अच्छे आए। और ये समिति का भी मानना है कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए पैसा और मिलेगा तो परिणाम और बेहतर आएंगे। और जो मैंने तुलना की बात की थी डॉक्टर रमन जी, वो इसलिए की थी क्योंकि नीति आयोग की एक रिपोर्ट है 2021 की, जिसमें यह बताया गया है कि देश की स्वास्थ्य सेवा की स्थिति ये है कि भारत में 35% अस्पतालों के बिस्तर जो हैं वो 50% आबादी की जरूरत को पूरा करते हैं। यानी 50% जो आबादी देश की है उस तक स्वास्थ्य सेवाएं कैसे पहुंचे, एक बहुत बड़ा चुनौती का मुद्दा है। जाहिर तौर पर देश 75 साल में अमृतकाल मना रहा है, तो विरासत में जो कुछ मिलता है उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। डॉक्टर सुनीला जी, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं कि हमारे देश में जो रिसर्च होती है उसमें एकेडमिक पुट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, टेक्निकल या मैं कहूँ उस तरह से एक प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा जोर होना चाहिए, ऐसी भी एक मान्यता रही है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं कहूँगी कि रिसर्च कई प्रकार की होती है, केवल यही नहीं कि हम अप्लाइड पार्ट को नहीं देखते। एक बेसिक रिसर्च है, जैसे कि हमें वायरस के बारे में जानना है किस तरीके से होगा। एक होता है हमारी अप्लाइड रिसर्च, जो कि बेसिकली हम देखते हैं कि अल्टीमेटली ट्रीटमेंट का क्या असर रहा, क्या बेटर मॉडर्न ट्रीटमेंट ये इफेक्टिव रहेगी। तीसरी रिसर्च है जिसको कि हम ऑपरेशंस रिसर्च बोलते हैं, यानी कि हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है, उसमें क्या गैप्स हैं, उसको कैसे प्लग इन करना है, और क्या उसमें नए वो लाए जाएं, नए प्रकार के इनोवेशंस लाए जाएं, ताकि हम इसीलिए हम टीवी प्रोग्राम की आज बात करते हैं, क्योंकि वो एक हमारा सक्सेसफुल स्टोरी है कि किस प्रकार से हम आगे बढ़े। और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आज हम 2025 तक, बेसिकली पूरा विश्व कह रहा है 2030 तक, परंतु हमने 2025 तक का लक्ष्य रखा है, क्योंकि हम बहुत सारे इनोवेशंस लेके आ रहे हैं। तो हमेशा ये हम मान के चलें कि जब शोध होगा तो हमारी सर्विस कंपोनेंट भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली हमारा शोध का क्या वो है, शोध का ये है कि अल्टीमेटली हमारी क्वालिटी ऑफ केयर बढ़े, यानी कि डॉक्टर भी हमारा बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहे, हमारा क्लाइंट भी नॉलेजेबल रहे। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि बेसिकली लास्ट माइल तक अगर हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को मद्देनज़र रखना है, तो हमने मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी यानी कि डिजीज़, डेथ वगैरह सब में कमी लेके आनी है। और साथ ही साथ हमने देखना है कि हमारी रिसर्च केवल 4 या 5 मुद्दों तक सीमित नहीं है। जैसे कि डॉक्टर अमन ने भी अभी बोला कि हमें निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं, रेयर डिजीजेज हैं। जितना बड़ा देश है उतनी ही हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। जी, जाहिर सी बात है। ये हमारे राज्यों में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, तो उस प्रकार से रिसर्च का हमें बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा अगर हम आखिरी मील तक पहुंचना चाहते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के उनमें मैं कहूंगी कि प्रधानमंत्री का जोर अनुसंधान पे खासा जोर है। लेकिन अनिल जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि यह मुद्दा जो स्वास्थ्य का विषय है वो राज्यों से संबंधित है, राज्यों का विषय है। क्या समिति ने इस प्रकार का कुछ तत्व पाया अपनी रिपोर्ट में, या उसका उल्लेख किया है कि जो केंद्र सरकार अनुसंधान पे जोर देती है या योजनाएं स्वास्थ्य की बनाती है, उसका क्रियान्वयन जो होता है वो राज्यों में ही होना है, और जो हेल्थ सब्जेक्ट है, जो स्वास्थ्य का विषय है, वो राज्यों का है। तो राज्यों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में? देखिए, राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका है, और जैसा आपने भी स्पष्ट किया, हेल्थ जो है स्टेट इशू है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है।
और जितने भी राज्य सरकारें हैं उनको जितनी भी हेल्प की आवश्यकता है वो दी जा रही है, और जितना उन्होंने सपोर्ट चाहिए उतना माननीय प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इसमें उतनी मदद की जाए। लेकिन मुझे लगता है अधिकांश राज्य, मैं इसमें कैटेगराइज नहीं करना चाहूंगा, इस मामले में जितना काम होना चाहिए उतना नहीं है। स्टेट लेवल्स पे वो सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिला अस्पताल तो चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज तो चला, लेकिन रिसर्च में जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट इस मामले में निर्देश है कि स्टेट लेवल पे हम लोग जितना रिसर्च का काम कर लेंगे उतना आसान होगा। जी आज बिल्कुल। हम न केवल एलोपैथी में काम कर रहे हैं, आयुष मंत्रालय वो भी लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, पूरा एक नया मंत्रालय बनाया है और उसके भी बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आयुष मंत्रालय ने इंट्रोड्यूस की हैं और उसका लाभ मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में सुविधाएं बेहतर हो रही है। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे विदेशों से पेशेंट आ रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है। आज बहुत सारे लोग आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, स्वस्थ होके जाते हैं, और हिंदुस्तानी डॉक्टरों पे लोगों को भरोसा है। और बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिल्कुल तो अनिल जी, बहुत अच्छा अनिल जी और को जो जी अनिल जी बिल्कुल बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों को बहुत पर्सनलाइज सर्विस दी जा रही है। जी बिल्कुल, चाहे बात आयुष्मान भारत की जाए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जाए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मैं बात करूं, या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की बात की जाए, या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की बात की जाए, या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात की जाए, जाहिर तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र सरकार का एक मुख्य मुद्दा रहा है, प्रमुख मुद्दा रहा है, और जाहिर तौर पर एक बड़ा बदलाव स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखने को मिला है। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।